दोस्तों ये अनुराग पाठक की जो बुक हम कई दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं, ये उसका लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट। ये लास्ट पार्ट होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। अब मैं जब कहता हूँ कि कोई बुक का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है तो इसका मतलब वो वाकई इंटरेस्टिंग है। इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों इस नोवेल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स बताए गए हैं सब असली हैं। मनोज कुमार शर्मा भी असली है और उनके साथ साथ जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब असली हैं और अनुराग पाठक ने इस बुक को लिखा है। दोस्तों अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। लल्लन टॉप नाम के चैनल पर इसका इंटरव्यू भी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अब शरद जब सबका रिजल्ट देखकर वापस आया तो आकर बोलता है मनोज भैया और अविनाश भैया की मेंस क्लियर हो गई है। ये बहुत खुशी की बात थी लेकिन पांडे और नवल की नहीं हुई थी। तो मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी ज़िंदगी की पहली मेंस क्लियर हो गई थी। वो चिल्लाकर चीख कर अपनी खुशी दुनिया को जताना चाहता था लेकिन वहीं पर पास में पांडे और नवल को देखकर उसने अपनी खुशी को कंट्रोल किया। वो दोनों बेचारे बैठ गए। अब गुप्ता को क्या था, उसको तो उन दोनों के रूप में दो नए पार्टनर्स मिल गए थे, उसकी तो टीम बढ़ गई थी। मनोज ने उन दोनों को समझाने के लिए बोला चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी भी हो जाएगी। लेकिन पांडे अभी इतना दुखी था कि मनोज की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। नवल भी कुर्सी पर बैठा रो रहा था। अब इस कमरे का सीन बहुत अजीब था। दो लोग खुश थे, दो लोग रो रहे थे। जो लोग खुश थे वो रोने वालों को संभाल रहे थे। काफ़ी देर तक ये चलता रहा। अब जब रिजल्ट आए, कुछ घंटे गुजरे तो सब अपने अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में गुप्ता, अविनाश और पांडे तीनों साथ में जा रहे थे। अब गुप्ता रास्ते में अविनाश से पूछता है, भाई अविनाश तू तो कभी बोलता था कि प्यार एक मीठा जहर है, फिर मनोज की मेंस कैसे क्लियर हो गई? उसने तो प्यार के साथ नहीं क्लियर किया और ये पांडे रह गया। तो अविनाश इस मोमेंट पर पांडे को और दुखी नहीं देखना चाहता था। वो गुप्ता को भड़क कर बोला चुप रह, चल चुपचाप। पांडे आज बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मनोज की मेंस कैसे क्लियर हो गई। मैं तो हमेशा पढ़ता रहता था और वो हमेशा श्रद्धा के साथ घूमता था। शायद इसको मनोज का पिछले 5 महीनों का प्लान नहीं पता था कि 5 महीनों उसने कितना जम के पढ़ाई की थी। अब ये गुप्ता, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये फ्री होकर कमेंट कर रहा था कि मनोज को तो प्यार और नौकरी दोनों मिल गई। पता है अविनाश, अविनाश को बोलता है गुप्ता, मनोज का सबसे अच्छा डिसीजन क्या था लाइफ का? अविनाश बोला बता दे, बताए बिना तो तू रहेगा नहीं। तो गुप्ता धीरे आवाज़ करके उसको बोलता है जब उसने इस पांडे को कमरे से बाहर निकाला और श्रद्धा से दोस्ती की। पांडे में तो जैसे आग लग गई हो ये बात सुनते ही। वो भड़क कर बोला गुप्ता मुझे मनोज ने बाहर नहीं निकाला, मैंने खुद उसका कमरा खाली किया था। दूसरी बात, अभी वो IAS IPS बना नहीं है, अभी उसका इंटरव्यू बाकी है। तीसरी बात, श्रद्धा के घर वाले मनोज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो कुछ बना नहीं तो। उन्होंने अपनी बेटी को दिल्ली में यहाँ पर आशिकी करने नहीं भेजा। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ चल दिया। ये यहाँ का सीन हो गया। वहाँ दोस्तों दूसरी तरफ मनोज के पास में वरुण नाम का एक लड़का रहता था। उसने मनोज को रियलिटी बता दी जो उस पर गुजरी थी। वो बोला मनोज इतना नाचो मत, क्योंकि इंटरव्यू असली चीज़ होती है। 2 बार इंटरव्यू से वापस आया हूँ मैं और आज देख लो वहीं हूँ जहाँ से चला था। मेरे चारों अटेम्प्ट बेकार हो गए। ये कड़वा सच है। वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले इसलिए बैठे रहते हैं कि वो तुमको बाहर कर दे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम सालों साल कितनी मेहनत करके आटे की चक्की पर काम करके टेम्पो चला के कुत्ते घुमा के यहाँ तक पहुँचे हो। वो जो पूछेंगे उनके जवाब चाहिए उनको। तो वो तो तुम्हें बाहर करने के लिए बैठे हैं, इतना समझ लो। मैं भी 2 बार वापस आया हूँ, मेरे चारों अटेम्प्ट बेकार हो गए। तभी इसके पास आती है श्रद्धा। श्रद्धा बोलती है कि उत्तरांचल मेंस इसका क्लियर हो गया है। तो वो ये बात सुनकर खुश हो गया। जो उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा था वो खुश हो गया। वो बोली लेकिन इंटरव्यू अभी बाकी है। क्या इंटरव्यू इतना मुश्किल होता है? ये बात इसके दिमाग में चलने लगी। अब श्रद्धा को अल्मोड़ा जाना था, वहाँ से अपने फादर के साथ ये हरिद्वार जाएगी इंटरव्यू देने के लिए और फिर वापस दिल्ली आएगी। इतना बोलकर वो मनोज को कहकर चली जाती है कि मैं वापस आ जाऊँगी। मनोज बोलता है जल्दी आना, तुम जानती हो तुम्हारे बिना ये इंटरव्यू निकालना बहुत मुश्किल होगा। श्रद्धा बोली ज़रूर, तुम बस अपने इंटरव्यू पर फोकस करो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर श्रद्धा वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद उसके नीचे STD पर कॉल आता है श्रद्धा का मनोज के लिए। मनोज गया, वहाँ पर फ़ोन उठाया तो श्रद्धा बोली इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा गया है लेकिन वो दिल्ली वापस जल्दी नहीं आ सकेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मनोज बोला क्यों, क्या हुआ? वो बोली पापा को किसी ने फ़ोन लगाकर बोला है दिल्ली से कि मेरी वहाँ किसी लड़की के साथ आशिकी चल रही है। मनोज सोच में पड़ गया, किसने किया? तो बोली मुझे क्या पता। फिर मनोज ऊपर आ गया, कमरे में बैठकर सोचने लगा। अब इसके ठीक 5 दिन बाद श्रद्धा का फिर से STD पर कॉल आया। अब की बार वो बोली, वो बहुत खुश थी। बोली मनोज मैं डेप्यूटी कलेक्टर बन गई हूँ। मनोज तो जैसे खुशी में पागल हो गया।
श्रद्धा बोली पापा बहुत खुश हैं। अब यहाँ पे मनोज बोला श्रद्धा प्लीज़ यार मेरे इंटरव्यू से पहले तुम वापस आ जाओगी ना। श्रद्धा बोली कह नहीं सकती, क्योंकि जब से दिल्ली से वो कॉल आया तब से पापा को लग रहा है जैसे मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। अभी माहौल थोड़ा अलग है। अब मनोज जाके चुपचाप सोचने लगा। अब दोस्तों आजकल ये पांडे भी अविनाश के साथ मनोज से मिलने आता था उसके कमरे पर। मैंने आपको बताया था इसके पास में वरुण नाम का एक लड़का था, वो उसके पास में रहता था। अब अचानक उसके कमरे से आवाज़ आती है, वो वंदना वंदना नाम की किसी लड़की का नाम लेकर रो रहा था। ये लोग उसके पास गए, वो समझ नहीं सके। फिर बाद में समझ में आया कि वंदना इस वरुण की गर्लफ्रेंड थी जिसकी नौकरी लग गई और ये रह गया। उस टाइम पर इनके बीच में तय हुआ था कि जब इसकी भी लग जाएगी तो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन जब उसकी नौकरी लग गई तो वो किसी डीएसपी के साथ चली गई और ये यहीं पर रह गया। बहुत रो रहा था बेचारा वरुण। उसे देखकर इस पांडे से रहा नहीं गया, वो बोल ही पड़ा कि इतिहास एक बार फिर से किसी के साथ में दोहराने वाला है। मनोज की तरफ आंखें करता हुआ, कहीं ऐसा हमारे दोस्त के साथ ना हो जाए। तो अविनाश बोला चुप रहे पांडे, श्रद्धा बहुत समझदार है, मनोज को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन पांडे बोलता गया मैं तो सच बोल रहा हूँ, ये अकेला नहीं जाएगा वहाँ पर इंटरव्यू देने, 1500 लोग आएंगे और उसमें से सेलेक्ट कितने होंगे, 500 या 600, 1000 लोगों को तो वापस आना पड़ेगा ना। अभी तक श्रद्धा आई क्यों नहीं वापस, तू मुझे बता। से वो इंटरव्यू देने गई है, हफ्ता भर हो गया उसके इंटरव्यू खत्म हुए, अभी तक वापस क्यों नहीं आई, जबकि उसके लिए सबसे ज़रूरी टाइम है मनोज के साथ रहने का। मैं बताऊँ क्यों मनोज, क्योंकि वो तेरे रिजल्ट का इंतज़ार कर रही है अल्मोड़ा में बैठी बैठी। वो सोच रही है अगर ये कुछ बन गया तो वापस आ जाएगी, नहीं तो वहीं पे बैठी रहेगी। उसे भी ये वंदना बनते देर नहीं लगेगी दोस्त। अब वो वरुण जिस लड़के की ये बात कर रहे थे, वो कमरा खाली करके जा रहा था कि जा रहा हूँ ये बेवफा दिल्ली को छोड़कर। मनोज को बोल रहा था अब मंत्री बनूंगा, खुद की पार्टी बनाऊंगा। और जाता जाता मनोज को बोल के गया कि मनोज अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो घबराना नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं, मेरे पास आ जाना, विधायक बना दूंगा। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, पागलों वाली बातें कर रहा था, लाल आंखें हो गई थी। पलट कर अपने कमरे की तरफ फिर से देखता है, अपने बैग को बंद करता हुआ जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड वंदना की तस्वीरें पड़ी हुई थी। उसके मुंह से निकला 5 साल गुजार दिए यहाँ पर सिर्फ खाक छानने के लिए। और कसकर मनोज को गले लगा लिया, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे देखकर मनोज के भी आंसू निकल आए। उसे संभाल के उसने रिक्शे में बैठाया और विदा कर दिया। जाते जाते देख रहा था मनोज उसको। वहाँ दूसरी तरफ अल्मोड़ा में श्रद्धा अपने फादर से बोलना चाहती थी कि मुझे दिल्ली जाने दो। तो वहाँ पर उसके फादर गार्डन में पानी डाल रहे थे फूलों को, तो वो पीछे खड़ी अपने फादर को देख रही थी, बोलने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। तभी उसने बात निकाली, पापा ये गुलाब के फूल कितने अच्छे खिले हैं ना, पिछले साल बिल्कुल मुरझा गए थे। फिर वो पलट कर देखते हैं, बेटा ये गुलाब तो इसी साल लगाए हैं, तुम कुछ और बात करना चाहती हो। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जाना है तो परमिशन लेके ही जाएगी। फिर बोली पापा वो दिल्ली में एक लड़का है मनोज। इतना बोलकर वो चुप हो गई। इसके आगे उसके फादर सारी बात खुद ही समझ गए कि वो दिल्ली से कॉल आया था वो सही था। फिर उन्होंने पूछा क्या वो भी डिप्टी कलेक्टर बन गया है तुम्हारी तरह? तो बोले नहीं, उसका आईएएस मेंस क्लियर हो गया है, अब इंटरव्यू देना बाकी है, उसी के लिए दिल्ली जाने की बात कर रहे हो। अच्छा कौन सा अटेम्प्ट था? फिर वो नीचे सर झुकाकर बोलती है लास्ट। इसके बाद दोनों बाप बेटी में थोड़ी देर के लिए शांति। फिर श्रद्धा आगे से बोलती है उसका इंटरव्यू है पापा, दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उसके पापा बोले पहले सेलेक्ट हो जाने दो फिर जाना। फिर वो बोलती पापा अगर नहीं हुआ तो? अब इस मामले में उसके फादर कुछ नहीं बोले, वो बस इतना बोले बेटा मुझे उम्मीद है तू मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। फिर अपनी गीली आंखें लेकर वो अपने कमरे में चली गई। अब एक दिन अल्मोड़ा में श्रद्धा को उसके पुराने स्कूल में जहाँ वो कभी पढ़ा करती थी एज अ चीफ गेस्ट उसको वहाँ पर बुलवाया गया कि वो स्टूडेंट्स को आकर कुछ बताए। श्रद्धा के साथ उसके पेरेंट्स भी स्टेज पर बैठे थे, तो वहाँ पर वो गई, उसको मेडल पहनाया गया और वो बच्चों के सामने आकर बोली जो कुछ भी उसके मन में था। बोली 7 साल पहले ऐसा ही एक फंक्शन स्कूल में हुआ था जिसमें एमबीबीएस के लिए चुने हुए बच्चों को मेडल पहनाए गए। अफसोस मैं उन बच्चों में नहीं थी। 7 साल पहले मैं वहाँ पीछे बैठी थी। मेरे फादर को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं इसे क्लियर कर लूँगी, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे मैंने अपने फादर का भरोसा तोड़ दिया। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि कुछ बनकर जरूर दिखाऊंगी। सब उसे ध्यान से सुन रहे थे। तब वो बोली कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो माँ बाप का भरोसा ना तोड़े, लेकिन कुछ जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं होती क्या? कुछ जिम्मेदारी तो माँ बाप की भी बनती है ना
कि वो अपने बच्चों से बोले कि अगर तुमसे नहीं हुआ तो हमारी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तैयार है। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। क्योंकि मेहनत करने वाले हर बच्चे के मन में बस एक ही डर होता है कि भगवान ना करे वो कल को फेल हो गया तो लोग उससे दूर ना भागें, उसे ताने ना मारें। क्योंकि हमारी बनाई हुई बातें हमारे लिए तो सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन उस पर क्या गुजरती है जिसके साथ हुआ है, उस पर भरोसा करो। आज नहीं, एक जगह नहीं तो आपके भरोसे की वजह से वो दूसरी जगह सक्सेस हो ही जाएगा। इतना बोलकर, बस इतना बोलकर वो अपनी जगह पर बैठ गई। अब स्टेज पर बैठे श्रद्धा के फादर उसे देख रहे थे। शायद उनको श्रद्धा की बात अब समझ में आ रही थी, कल की बोली हुई बात। अब 2 दिन बाद मनोज का इंटरव्यू था। रात को श्रद्धा अपनी डायरी अपने ऊपर रखकर लेटी हुई थी और उसके फादर उसके कमरे में आए। उसकी डायरी उठाई, साइड में रखी और अपनी बेटी को देखने लगे कि आज तक इस लड़की ने मुझसे कोई जिद नहीं की। जब से ये छोटी थी तब से किसी चीज़ की जिद नहीं की। इतना सोचकर वो उसके सिर पर हाथ फेरने लगे, तभी श्रद्धा की बंद आंखों से आंसू बाहर निकल आए। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। यहाँ पर मनोज अपने इंटरव्यू के लिए पागल हुए जा रहा था। उसको पता नहीं था क्या पूछेंगे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या पढ़े। इसलिए अब उसने सारी चीज़ें छोड़कर अपनी डायरी उठा ली जो अब तक उसने लिखी थी। आज तक की जर्नी, क्लास 12 की उस नकल वाले पेपर से लेकर इंटरव्यू की दहलीज तक। डायरी पढ़ते पढ़ते उसे वो दिन याद आ गए और मुस्कुरा दिया जब पांडे उसकी नौकरी त्यागी जी के यहाँ पर लगवाने गया था। त्यागी जी ये बड़ा तेजस्वी खानदान से है, इसके फादर तेजस्वी हैं, ये बहुत बड़ा तेजस्वी है। फिर आटे की चक्की से पीली कोठी पर ले जाने वाला भी पांडे। कि तू माना नहीं ना, आखिर लाइब्रेरी छोड़ ही दी तूने। और आज जो वो इंटरव्यू तक पहुंचा है सिर्फ पांडे की वजह से। पांडे एक सच्चा दोस्त है। इसके मन में आया वो डायरी खत्म करने के बाद में एक बार पांडे से मिलकर आएंगे। इंटरव्यू देने जाने से पहले पांडे से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। तो मनोज तैयार हो गया उससे मिलने के लिए। अब जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो सामने तेज चाल से, आंखों में भरोसा लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए श्रद्धा आ रही थी। अब तो और भी सही होगा। वो आकर बोली, सॉरी मनोज, लेट हो गई। मनोज बोला, नहीं, एकदम टाइम पर आई हो, तो मेरी ज़िंदगी में भी टाइम पर आई हो। चलो पांडे से मिलने चलते हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उसका बहुत सपोर्ट है जिसको मैं भूल नहीं सकता। उसके बिना यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं था। ग्वालियर में उसने जितनी मेरी मदद की है शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन श्रद्धा बोली, वो तो तुमसे नाराज़ है। तो वो बोलता है कि मैंने 5th क्लास की हिंदी की बुक में हरपाल सिंह की 5 बातें पढ़ी थी। इसमें लिखा हुआ था कि जिसने आपका भला किया उसका साथ कभी मत छोड़ना। श्रद्धा इमोशनल हो गई कि उसे एकदम सही आदमी मिला है, जिसके पास एक ऐसा दिल है जो सबसे प्यार करना जानता है। इसके बाद वो लोग पांडे के कमरे पर पहुंच गए। वहाँ पांडे अपने बिस्तर पर लेटा दीवार पर पैर लगाए गाना गुनगुना रहा था। मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। जब ये दोनों उसके पास पहुंचे तो उसने गाना बंद कर दिया और उठकर बैठ गया। फिर मनोज उससे बोला, कल इंटरव्यू है पांडे, आज अगर यहाँ हूँ तो तेरा बहुत बड़ा रोल है, आज तेरे साथ की ज़रूरत है। और श्रद्धा वहाँ पर उसको सपोर्ट करते हुए बोलती है, हाँ भैया, देखना आपकी बार आपका भी हो जाएगा। इस बार पांडे ने श्रद्धा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, श्रद्धा, अगर कल को मनोज का नहीं हुआ इंटरव्यू क्लियर, तब भी तुम इसके साथ रहोगी? क्योंकि पांडे को अभी भी कहीं ना कहीं लगता था कि ये लड़की इसको छोड़कर चली जाएगी अगर इसकी नौकरी ना लगी तो। यहाँ श्रद्धा ने भी पांडे को डायरेक्ट जवाब दिया, भैया ज़रूरी ये है कि मनोज ने मेहनत कितनी की है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दुनिया में और भी दूसरे काम है करने के लिए। मेरे लिए मनोज ज़रूरी है, वो क्या बनता है क्या करता है ये ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। ये बोलकर वो नीचे देखने लगी और फिर ये दोनों वापस पांडे को बनाने लगे। वो रूठी हुई दुल्हन की तरह मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार उन्होंने पांडे का मन हल्का किया और फिर पांडे उन दोनों को छोड़ने के लिए ऑटो स्टैंड पर पहुंचा। ऑटो स्टैंड पर गया तो वहाँ पर ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर पांडे के मन में कोई बात थी जो शायद वो बोलना चाहता था। फिर पांडे बोल ही दिया, यार मनोज, यार मैंने श्रद्धा के घर पे फ़ोन लगाया था उसके फादर को कि ये तुम्हारे साथ दिल्ली में आशिकी कर रही है। मनोज बोला, अरे पांडे छोड़ना यार, कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें भी कोई भलाई छुपी हो। ये सुनकर पांडे कुछ नहीं बोल सका और ये दोनों चले गए ऑटो में बैठकर और उनको जाते हुए पीछे से देखता रहा। इसके बाद मनोज तैयार हुआ यूपीएससी के ऑफिस जाने के लिए श्रद्धा के साथ। ज़िंदगी में पहली बार ये कोई इंटरव्यू देने जा रहा था, डर लग रहा था। श्रद्धा यार पता नहीं क्या पूछेंगे, ऑटो में बैठे बैठे उसने श्रद्धा से बोला। तो श्रद्धा यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी हिम्मत बांधते हुए बोली, मनोज एक बात याद रखना है कि ये इंटरव्यू तुम्हें जानने के लिए लिया जा रहा है कि तुम क्या हो, ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हो, इस नौकरी को तुम किस नज़रिए से देखते हो, इस नौकरी को देखने के लिए तुम्हारा नज़रिया क्या है। तो जो भी बोलो इंटरव्यू में दिल से बोलना, सच बोलना, क्योंकि झूठ पकड़ लेते हैं वो लोग।
अब ये लोग पहुंच गए, वहां पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। इंटरव्यू देने वालों की एक भीड़ थी। सारे के सारे फॉर्मल ड्रेस में आए थे, लड़कियों ने साड़ी पहन रखी थी। गेट नंबर 1 पर आईडी चेक हो रही थी। उनके साथ आए लोगों को पार्क में बैठाया जा रहा था। श्रद्धा भी जाकर पार्क में बैठ गई। मनोज अंदर गया। वहाँ दूसरे लोगों के साथ बड़े से हॉल में था, जहाँ पर यूपीएससी के कर्मचारी उनकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक कर रहे थे। बड़े से हॉल में गांधी जी और सरदार पटेल की बड़ी सी तस्वीर थी। ठीक 10:30 बजे कमरे में इंटरव्यू शुरू हुआ। पहले बंदे को अंदर बुलवाया गया। सबके गले सूख गए, दिल की धड़कन बढ़ गई, हाथ पैर कांपने लगे। अब पता चला कि इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर मेहता हैं, आईआईटी दिल्ली के एक्स डायरेक्टर, जो मनोज का इंटरव्यू लेंगे। मनोज का ये बात सुनकर बिल्कुल दिल डूब गया कि उसका इंटरव्यू लेने वाले चेयरमैन डॉक्टर मेहता का हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और सुना है कि वो अच्छी इंग्लिश बोलने वालों को ही अच्छे मार्क्स देते हैं। हिंदी मीडियम वालों का, हिंदी बोलने वालों को तो कोई चांस ही नहीं है उनके सामने सेलेक्ट हो जाए। जब पहले लड़के को अंदर बुलवाया गया तो बाहर बैठे लड़के घबरा गए। 20 मिनट तक उसका इंटरव्यू चला। जब वो बाहर आया तो वापस आकर बोला, अंदर चेयरमैन डॉक्टर मेहता बड़े अजीब आदमी हैं, बड़े अजीब सवाल पूछते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा 10th क्लास से योगा कर रहा हूँ। बोले खाना खाते हो, वो भी तुम्हारी हॉबी है क्या? ऊपर से मेरी मार्कशीट में फिजिक्स के नंबर कम थे, उस पर ही उन्होंने मेरी खिंचाई कर दी, डांट लगा दी। बोले तैयारी अच्छी नहीं है, अगले साल आना। वो अपनी लाल आंखें छुपाता हुआ, आंसू छुपाता हुआ वहाँ से चला गया। ये चीज़ देखकर मनोज और डर गया। उसका डर और बढ़ गया कि इसके तो सिर्फ फिजिक्स में नंबर खराब थे। इतना सोचकर वहाँ बैठे बैठे मनोज ने अपने करियर पर नज़र डाली कि 10th में 3rd डिवीज़न, 12th में फेल, फिजिक्स केमिस्ट्री में 0, इंग्लिश में तो पूछो ही मत। वो डरा हुआ बैठा था। ऐसे ही लड़के अंदर जाते रहे, बाहर आते रहे। जो लड़के आईआईटी के बारे में अच्छा जानते थे वो खुश होकर बाहर आ रहे थे। डॉक्टर मेहता ने उनको शाबाशी दी थी। इतनी घबराहट के बीच में मनोज ने आंखें बंद कर ली और फ्लैशबैक में चला गया। आंखों के सामने गांव, घर, ग्वालियर, टेम्पो, माँ, पापा, कमलेश, राकेश की भैंसे, विष्णु, कालीचरण, सब वहीं इसकी आंखों के सामने चल रहे थे। तभी एक आवाज़ आई, मनोज कुमार शर्मा। दरवाजे पर खड़ा गार्ड उसको बुला रहा था। मनोज कुमार शर्मा कौन है? इसने अपने बाल ठीक किए और पहुंचा गेट पर। दरवाज़ा खोला और मनोज अंदर चला गया। अंदर जाके देखा एक बड़ी सी टेबल के पीछे 5 लोग बैठे थे। 4 सूट में थे, एक बूढ़ा आदमी था धोती कुर्ते में, और उनके बीचों बीच बैठे थे डॉक्टर मेहता। मनोज ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया और अपनी कुर्सी के पास आकर खड़ा हो गया जहाँ उसको बैठना था। डॉक्टर मेहता बोले, इशारा किया, बैठो। वो बोला, थैंक यू सर। बोर्ड के मेंबर्स उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे, उसको रिलैक्स करने के लिए। वैसे ही शुरू में वो आसान से इंट्रोडक्शन वाले सवाल ही पूछते हैं। फिर पूछा काम का सवाल, मिस्टर मनोज आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विस में? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? 4-5 सेकंड उसने सोचा और दुष्यंत सिंह वाली कहानी सबको बता दी कि सर मैं अपने गांव में यहाँ पर अपना टेम्पो छुड़वाने गया था, वहाँ पर एक अफसर की ईमानदारी देखकर वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। तो डॉक्टर मेहता इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कई सारे लड़कों को देखा था, वो कुछ ऐसा ही जवाब देते थे। डॉक्टर मेहता और बाकी मेंबर सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर दूसरा सवाल पूछा, मिस्टर मनोज आपका करियर देखकर लगता है आपकी बीए में 2nd डिवीज़न है, 12th में 2nd डिवीज़न है, 10th में 3rd डिवीज़न है। 1 मिनट, आप 12th में फेल हो गए थे? आपने 12th 2 साल में की है, क्या हम पूछ सकते हैं क्यों? मनोज के सामने वही 12th फेल का धब्बा सामने आगे खड़ा हो गया था, लेकिन उसने सोच लिया आज इस 12th फेल को जवाब देना है। आज वो कोई झूठ नहीं बोलेगा। बोला, सर उस साल स्कूल में चीटिंग नहीं हुई। दुष्यंत सिंह ने उस साल चीटिंग नहीं होने दी स्कूल में, इसलिए। पता नहीं ये जवाब सुनकर वो लोग क्या सोचेंगे। डॉक्टर मेहता ने अपने करियर में आज तक इतने सारे आईआईटी के स्मार्ट लड़के देखे थे जिनको वो देश का फ्यूचर मानते थे, लेकिन आज उनके सामने एक 12th फेल लड़का बैठा था जो घिस घिस कर यहाँ तक पहुँचा था और खुले में बोल रहा है कि उसके स्कूल में चीटिंग नहीं होने दी गई, इसलिए वो 12th में फेल हो गया। डॉक्टर मेहता ने उसको घूर कर पूछा कि तुमको क्या लगता है, तुम अगर ऐसा जवाब दोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे सिंपैथी पाकर 12th फेल की? मनोज घबराया नहीं, बल्कि हिम्मत करके बोला, आंखों में आंखें डालकर डॉक्टर मेहता की, सर आप कभी भिंड मुरैना जाइए, वहाँ के स्कूल्स देखिए, आज भी बच्चे चीटिंग करके पास हो रहे हैं। इसमें उन बच्चों की क्या गलती है? ये तो सिस्टम की गलती है जो वहाँ पर चीटिंग रोक नहीं पाता। वो तो उस साल दुष्यंत सिंह ने वहाँ पर चीटिंग नहीं होने दी, तो उन्हीं में से चीटिंग करने वाला एक बच्चा अपनी मेहनत के दम पर आज आपके सामने आकर बैठा है। अगर वो ना होते तो शायद आज भी मैं मुरैना में कहीं टेम्पो चला रहा होता। ये जवाब सुनकर बोर्ड के मेंबर्स आपस में बातें करने लगे, लेकिन डॉक्टर मेहता पर अभी भी कोई असर नहीं था। लेकिन मिस्टर मनोज कुछ भी बोलिए, शुरू से आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं। इंग्लिश के बिना कैसे इस नौकरी को संभालेंगे आप? मनोज बोला, संभाल लूँगा सर,
इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है, वो इतनी ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर मेहता बोले अच्छा, एक्सप्लेन करो कैसे। आई थिंक दिस इज एन एक्सक्यूज टू हाइड योर इग्नोरेंस इन इंग्लिश। हाउ कैन यू सर्व दिस कंट्री विद दिस वीकनेस। एक्सप्लेन करो। अब ये सुनकर उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। ये एक ऐसा सवाल था जिसको सुनकर इसके माथे पर पसीना आ गया। तो एक मेंबर ने बोला, मनोज आप घबराइए मत, पानी पी लीजिए। मनोज ने गिलास की तरफ देखा, पता नहीं उसके दिमाग की बत्ती जली। बोला सर मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता। तो एक मेंबर ने बोला, मिस्टर मनोज पानी गंदा है क्या, दूसरा मंगवा दें। तो बोला नहीं सर, सिर्फ मैं स्टील के गिलास में पानी पीता हूँ। इस पर डॉक्टर मेहता बोले, चिढ़कर बोले, व्हाट नॉनसेंस, पानी तो पानी है, ग्लास से क्या मतलब है, ग्लास कांच का हो या स्टील का, अंदर तो पानी है ना। तो मनोज बोला एग्जैक्टली सर, पानी अगर साफ़ है तो कांच का हो ग्लास या स्टील का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज सिर्फ एक ग्लास की तरह होती है और इसमें जो पानी है वो है बात, जो कि बहुत ज़रूरी है। इतना बोलकर उसने ग्लास से पानी पिया और खाली ग्लास टेबल पर रखा। एक दो मेंबर्स के चेहरे पर हंसी आ गई और एक बोला शाबाश। लेकिन डॉक्टर मेहता अभी भी सर्टिफिकेट्स को देख रहे थे, उनकी नज़रें अभी भी सर्टिफिकेट्स पर टिकी हुई थी। उन्होंने अपने मेंबर्स से पूछा कि अभी अभी इनसे पहले आईआईटी का एक ब्रिलियंट लड़का यहाँ से गया है, आप लोगों के पास कोई स्ट्रांग रीज़न है, कोई वजह है जो उसकी जगह हम इनको चुने। बताइए मिस्टर मनोज, क्या वजह है आपके पास में कि हम आपको चुने उस आईआईटी के स्टूडेंट की बजाय। तो मनोज बोला, सर मैं उस लड़के से ज़्यादा लायक हूँ इस नौकरी को करने के लिए। तो मेंबर्स बोले कैसे, हम सब इसका रीज़न जानना चाहेंगे। तो बोला सर मुझे बचपन से पढ़ाई के इतने सोर्सेज नहीं मिले हैं शहर के बच्चों को जो मिलते हैं। सर आप सिर्फ हमारे रिजल्ट देख रहे हैं, हमारी सिचुएशन और फैसिलिटीज़ को भी देखिए। डॉक्टर मेहता अभी भी खुश नहीं थे, उनको मनोज की हुई सारी बातें एक्सक्यूजेज लग रही थी। फिर भी वो बोले, खैर जेंटलमैन, आप लोगों को कुछ पूछना है मिस्टर मनोज से तो पूछ लीजिए। तो एक मेंबर के मन में सवाल था जो मुझे बड़ा पसंद आया। वो बोले, मिस्टर मनोज आपने हिंदी लिटरेचर में इतने अच्छे नंबर पाए हैं हमेशा से, आप चाहें तो किसी कॉलेज में अच्छी प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, यहाँ सिविल सर्विस में आपका क्या काम, ये तो टेक्नोलॉजी का काम है, लिटरेचर क्या करेगा यहाँ पर। और बात सही भी थी, टेक्नोलॉजी के सामने लिटरेचर हाथ बांध के खड़ा था। मनोज कुछ देर सोच में पड़ गया। बोला सर आप सही बोल रहे हो कि एक लिटरेचर का स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को क्या जाने, वो क्या डिस्ट्रिक्ट संभालेगा, लेकिन एक लिटरेचर का स्टूडेंट पूरे देश को संभाल रहा है प्रधानमंत्री बनके। सर कमरे में लगी हुई अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मनोज बोला, क्या आपको उनके काम पर भी शक है सर, वो भी हमारे कॉलेज से पास आउट बता दूं। ये बात सबको बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस बात ने डॉक्टर मेहता को भी शायद एक बार के लिए मनोज की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने मनोज को कहा कि आप बाहर जाके वेट कीजिए। वो नमस्ते करके सबको बाहर जाने लगा। तभी पीछे से एक बूढ़े मेंबर ने मनोज से पूछा, मिस्टर मनोज। वो पलट के बोला, जी सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है। मनोज ने खड़े खड़े जवाब दिया, सर लास्ट। और इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मिस्टर मनोज। मनोज ने फिर सोचकर बोला, सर स्वामी विवेकानंद मेरे आइडियल हैं, उन्होंने एक बात बोली थी, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तो मैं कैसे रुक सकता हूँ सर, नहीं हुआ तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ और काम करूँगा। तो वो बोले, मिस्टर मनोज आपका लक्ष्य आईपीएस या आईएएस बनना नहीं है। तो मनोज बोला, नहीं सर, ये आईपीएस आईएएस टीचर लाइब्रेरियन बनना कोई लक्ष्य नहीं होते, बल्कि ये लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ जरिए है। जिस दिन से मेरा टेम्पो पकड़ा गया था, मैं दुष्यंत सिंह से मिला था, तब से फैसला कर लिया था इस देश की सेवा करूँगा, वही मेरा लक्ष्य है सर। ये जवाब सुनकर वाकई सबके सब चुप हो गए और वो बाहर चला गया। अब 12 मई की शाम को 5 बजे रिजल्ट आना था, बोर्ड पर लगने वाला था यूपीएससी के ऑफिस में। इंटरव्यू देने वाले सारे लड़के उम्मीद लेकर वहाँ पर आए थे। शाम को 4 बजे मनोज ने अपने पापा को फ़ोन लगाया। पापा अभी भी सस्पेंड थे। उन्होंने मनोज को आशीर्वाद दिया और मनोज श्रद्धा के साथ पहुँचा यूपीएससी के ऑफिस रिजल्ट देखने के लिए। गेट पर ऑटो रुका, रिजल्ट देखने वालों की बहुत भारी भीड़ थी। तब वहाँ पर भीड़ में गेट पर खड़े गार्ड ने मनोज को एक धक्का दिया, अरे चलना आगे। थोड़ी देर में बोर्ड पर रिजल्ट लग गया। वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग गए थे रिजल्ट देखकर, कुछ बहुत खुश थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, दिल धड़क रहा था, धड़कनें बढ़ गई थी। बोला, श्रद्धा तुम देख कर आओ रिजल्ट। और ख़ुद गेट के पास ही नाखून चबाता हुआ वेट कर रहा था। अविनाश जिसका भी इंटरव्यू हो चुका था, वो अपना रिजल्ट देखकर बाहर आया।
उसकी आंखों में आंसू थे, बहुत रो रहा था। मनोज घबरा गया कि इसका भी नहीं हुआ। उसके चारों अटेम्प्ट बेकार हो चुके थे। वो सांस रोककर श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। फिर सामने से श्रद्धा आती देखी। वो बहुत सीरियस थी। उस देख के वो समझ गया कि ये कुछ बुरी खबर लेके आने वाली है। ये देखकर उसका दिल डूब गया। क्या हुआ श्रद्धा, जल्दी बताओ ना। फिर वो गंभीर हो गई, उसके चेहरे की तरफ देखती रही। उसने अपना चेहरा झुका लिया तो वो चिल्लाकर बोली, मनोज तुम आईपीएस बन गए हो। मनोज आईपीएस। ये सुनते ही आंखों से आंसू पता नहीं अपने आप ही बाहर आ गए। उसने गहरी सांस लेकर ऊपर आसमान की तरफ देखा और यूपीएससी के ऑफिस से बाहर निकले। नेहरू विहार जाने के लिए उन्होंने ऑटो पकड़ा। ऑटो में बैठे। ऑटो वहां से जाने ही वाला था, तभी पास में दरवाजे पर सिपाही खड़ा था जिसने अभी अभी मनोज को धक्का मारा था। उस सिपाही ने उतावला होकर मनोज से पूछ लिया, क्या रहा रिजल्ट? मनोज बोला, आईपीएस। ये जवाब सुनकर सिपाही ने उसको सैल्यूट मारा और मनोज देखता रह गया कि एक रिजल्ट ने दुनिया का नजरिया कैसा बदल दिया उसके लिए। वो ऑटो से नीचे उतरा और सिपाही को गले लगा लिया। उस गार्ड को भी पहली बार ऐसा आईपीएस मिला था जो उसे गले लगा रहा था। इसके बाद ऑटो में बैठकर वो चला गया नेहरू विहार की तरफ। और रास्ते में जाते जाते हवा में उसके बाल ऑटो में लहरा रहे थे और श्रद्धा की आंखों में खुशी के आंसू थे। और इसी के साथ ये नोवेल खत्म होती है दोस्तों।